चलिए, तो टोटल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है? जब एफ नेट भी जीरो हो जाए और टॉर्क नेट भी जीरो हो जाएगी सिस्टम पे, तो उसको कहेंगे एफ नेट टोटल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नोट डालो और लिखो। फर्स्ट नोट लिखिए, इफ एफ नेट बराबर जीरो ऑन अ बॉडी, इफ एफ नेट बराबर जीरो ऑन अ बॉडी, जैसा कल लास्ट में एक एग्जांपल बनाया था उसमें एफ नेट जीरो था, है ना, वैसा ही। देन टॉर्क विल बी सेम अबाउट, then torque will be same about all the point in universe। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो तो उस बॉडी पर टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट आप निकाल लो, सेम आएगा। ये है नोट। जैसे इस बॉडी पर ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक रॉड रखी, मान लो इस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो। इस रॉड का मान लो कि लेंथ एल है, एल लेंथ की रॉड है ये। और किसी भी पॉइंट के अबाउट यूनिवर्स में, किसी भी पॉइंट के अबाउट इस रॉड पर टॉर्क निकालो, आपको टॉर्क क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा, सेम मिलेगा। सेम मतलब जीरो नहीं है, सेम मिलेगा। जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ, आप बस देखते जाओ। जैसे एक पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट सेंटर, एक पॉइंट ये ले लेते हैं ए, ये दो पॉइंट तो मैंने रॉड पे ही मान लिए। एक तीसरा पॉइंट रैंडम कहीं पे भी ले लो, लेकिन टॉर्क फिर आप ही को निकालना है। तो मान लो मैं ये लेता हूँ बी। ठीक है, सबसे पहले सी के अबाउट में टॉर्क लिखता हूँ, टॉर्क अबाउट सी। सी से ये फर्स्ट फोर्स है, ये सेकंड फोर्स है, तो पहले फर्स्ट फोर्स का टॉर्क। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L/2। फोर्स कितना लगेगा? एफ। एफ परपेंडिकुलर ही है, घुमाएगा कैसा? फिर इसके लिए निकालता हूँ, मतलब इसके अबाउट, सी के अबाउट एफ की वजह से टॉर्क, फोर्स, लेंथ L/2, फोर्स और ये माइनस के कैप, तो मिलके आ गया LF माइनस के कैप। सी के अबाउट टॉर्क कितना निकला? अब मैं ए के अबाउट निकालता हूँ टॉर्क, या आप रैंडम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो। जैसे मैं ए के अबाउट निकालता हूँ, तो इस ये फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क तो जीरो हो गया। और ए से ये कितनी डिस्टेंस पे है? एल। एफ माइनस के कैप, तो ये भी उतना ही आ गया। अब बी मैंने यहाँ ले लिया, मैं कह रहा हूँ आप रैंडमली उसको जितना रैंडम बना सकते हो रैंडम बना लो और फिर निकालो। तो बोले कि यहाँ से ये वाला फोर्स कितना दूर है, नहीं पता, मान लो एक्स दूर है। तो इस बी पॉइंट से ये फोर्स कितना दूर है? एक्स, तो एक्स लिखा। फोर्स परपेंडिकुलर ही है तो एफ लिखा। अच्छा, अगर रॉड इसको मान लूंगा, फोर्स ऊपर लग रहा है तो कैसे घूमेगा ऐसा? तो क्या आएगा? प्लस में के कैप आएगा। तो ये तो फर्स्ट इस फोर्स की वजह से हो गया। इस फोर्स की वजह से क्या लिखेंगे? लेंथ लिखेंगे x+l, फोर्स लिखेंगे एफ, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस के कैप। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वापस से एल एफ माइनस के कैप ही आ जाएगा। तो ये बात है, और मैं तो कह रहा हूँ, और इसको जितना रैंडम बनाना चाहो बी पॉइंट को उतना रैंडम बना के आप टॉर्क निकालो, टॉर्क आएगा एल एफ माइनस के कैप। तो ये है बात। बात क्या है कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होता है तो इस दुनिया में किसी भी पॉइंट के बाद उस पर टॉर्क सेम आएगा। ये आप इसको लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो सेकंड नोट लिखें। सेकंड नोट लिखिए। चलिए सेकंड नोट लिखिए, इफ ऑन ए बॉडी एफ नेट बराबर जीरो एंड टॉर्क नेट बराबर जीरो, इफ ऑन ए बॉडी एफ नेट बराबर जीरो एंड टॉर्क नेट या टॉर्क बराबर जीरो अबाउट अ पॉइंट, देन टॉर्क विल बी जीरो अबाउट ऑल द पॉइंट इन यूनिवर्स।
then torque will be zero about all the point in the universe. तो फर्स्ट नोट में क्या था कि अगर एफ नेट जीरो होता है तो टॉर्क सेम आता है हर पॉइंट के अबाउट। तो दूसरे पॉइंट में क्या लिखा कि अगर किसी भी एक पॉइंट के अबाउट जीरो आ गया तो फिर सबके अबाउट जीरो आएगा, लेकिन एफ नेट जीरो होना चाहिए। मतलब समझ में आ गया ना, उसमें सेम रहता है और एक पॉइंट के अबाउट जीरो हो गया सबके अबाउट जीरो। कुल मिला के बात ये। इसी में आगे लिख लो नेक्स्ट लाइन से, इट मीन्स इफ अ बॉडी इज इन टोटल इक्विलिब्रियम, it means if a body is in total equilibrium, we can balance torque, we can balance torque about any point as per your convenience. अगर कोई बॉडी टोटल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो आपको यहाँ ये सोचने की जरूरत नहीं है कि टॉर्क किसके अबाउट जीरो करें, आप जिसके अबाउट मन करे उसके अबाउट जीरो कर सकते हैं, क्योंकि सभी के अबाउट सेम आए। और अगर एक के अबाउट जीरो है तो सबके अबाउट जीरो आएगा। कुल मिला के ये कहानी। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 35 लिखो, 35। मान लो दीवार दीवार से लगी है रॉड, रॉड लगी है पर वो हिंज है। हिंज का मतलब क्या है कि रॉड इस पॉइंट के अबाउट ऐसे नीचे आ सकती है। अरे ठीक है क्या? रॉड का मास है m, लेंथ है l, और हमने इस रॉड को एक रस्सी से बांध दिया ताकि ये ऐसा इक्विलिब्रियम में आ जाए। और ये वाला एंगल मान लो 53 दे रखा है, 37 जो मन करना ऐसा। तो देखो सिस्टम इज इन टोटल इक्विलिब्रियम, system is in total equilibrium, then find tension in the string. तो अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सवाल, ये क्वेश्चन, ये किसका है पता है आपको? एनएलएम बिगनर बॉक्स 2 का। एनएलएम बिगनर बॉक्स 2 में ऐसे क्वेश्चन होते थे कि इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग नंबर 3, देन फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल। ऐसे आते सवाल, वही है। तो पर यहाँ पे आपको नेट फोर्स तो जीरो करना ही है, साथ में टॉर्क भी जीरो करना है। टॉर्क किसके आउट जीरो करना है? जिसके आउट आपका मन करे। और उससे पहले सबसे जरूरी काम जो वहां भी करते थे, एफबीडी बनाने का। तो बनाइए सबसे पहले रॉड का एफबीडी। तो अब कुछ बातें ध्यान रखिए। अभी तक तो क्या होता था, हम एमजी लगा देते थे नीचे, पर अब जब एमजी लगाना है ना, ध्यान रखना है सेंटर ऑफ मास पे एमजी लगाना है। आपने कहीं इधर उधर एमजी लगा दिया ना तो पता है क्या होगा? टॉर्क बदल जाएगा। जैसे आपने एमजी यहाँ लगा दिया, फिर एमजी का टॉर्क लिखना पड़ा तो लेंथ क्या लिखोगे? कुछ भी लिख दोगे अपने मन से, तो फिर सबका टॉर्क अलग अलग नहीं आ जाएगा, तो फिर सबके आंसर भी अलग अलग आ जाएंगे फिर। कुल मिला के ये बात ध्यान रखनी है कि mg सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, ठीक है? अरे ठीक है क्या? चलिए एफबीटी देखिए। ये रॉड ली, mg लगा दिया नीचे सेंटर ऑफ मास पर, टेंशन लगा दिया ऐसे टी, बस। नहीं, एक फोर्स और आएगा। एक फोर्स आएगा हिंज फोर्स, जहां पे सपोर्ट है। आप सोचो कि ये रॉड आप हो, आपके पैरों को तो रस्सी से बांध के ऐसे टांग दिया है, और आपकी सर को ऐसा कील ठोक दिया यहाँ पे सर पे। अब आपको फील करना है, क्या फील करना है? कि आपके सर पे फोर्स लगेगा क्या? लगेगा ना यार। और उस फोर्स को क्या बोलेंगे अपन? नॉर्मल नहीं है वो, है ना? वो फोर्स है हिंज फोर्स। क्या है वो फोर्स? हिंज फोर्स। प्लस उसकी डायरेक्शन क्या होगी सर? जैसे नॉर्मल की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू सरफेस, टेंशन की डायरेक्शन होती है अलोंग द स्ट्रिंग, एमजी होता है नीचे, वैसे ये कैसा होता है? इसकी डायरेक्शन में नहीं पता, ना इसका मैग्नीट्यूड पता है, ना इसकी डायरेक्शन पता है। एक जनरल डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगाने को बोलूँ आपको, तो आप कैसे लगाओगे? जैसा मन करेगा वैसे लगा दोगे। मेरा मन किया मैंने लगा दी। बोले सर मेरा इधर मन करेगा तो आप इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले सर हाँ लेकिन ऐसा मत कर देना सर, एक्स में मन किया मेरा। तो एक्स में कैसे मन किया? वो सवाल उठता ना फिर, कि एक्स में ही क्यों मन किया? जनरलाइज तो जनरलाइज होता है ना, ना एक्स ना वाई ना जेड।
तीनों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये आर वेक्टर। आर यहाँ पे कैपिटल आर लिखा है, पोजीशन वेक्टर नहीं है। आर यहाँ पे फोर्स है। फोर्स कौन सा? हिंज फोर्स। हिंज फोर्स की ना डायरेक्शन पता है ना मैग्नीट्यूड, लेकिन एफपीडी में तो आएगा। फोर्स लगेगा तो आएगा ना यार। नहीं पता है का मतलब लगा ही नहीं एफपीडी में क्या? बोले सर ये फोर्स अच्छा नहीं लग रहा है इसको मत। ऐसा नहीं होता है। आपको लगे अच्छा ना लगे, ये लगेगा। अरे समझ में आई बात? नहीं आई? नहीं आई। आ गई। अब अगला काम क्या करना है आपको? आपको करना है, सबसे पहले करना है एफ नेट जीरो। एफ नेट जीरो में आपको पहले एक्स में फोर्स बैलेंस करना है, फिर वाई में फोर्स बैलेंस करना है। तो उसके लिए क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट करना है जरा। कंपोनेंट अगर ये एंगल है 53 और आर का तो बता ही नहीं सकते ना कुछ, पर ये तो बता सकते हैं कि मान लेते हैं इसके दो कंपोनेंट होंगे। मान लेते हैं कंपोनेंट एक्स में होगा और मान लो एक कंपोनेंट वाई में। बोले सर जेड में? जेड ने क्या पूरा किया है? कर लो। एक कंपोनेंट मान लो जेड में होगा आर का, पर टेंशन के कंपोनेंट तो माइनस एक्स और वाई में ही होंगे ना। ठीक है। सबसे पहले एक्स में फोर्स बैलेंस करिए, बताइए। आर एक्स किधर लग रहा है? पॉजिटिव में, तो मैंने लिख दिया आर एक्स। टी कॉस 53 किधर लग रहा है? माइनस, तो लिख दिया माइनस टी कॉस बराबर जीरो। चलो एक इक्वेशन। वाई में फोर्स बैलेंस करो। वाई में ऊपर क्या लग रहा है? आर वाई। और क्या लग रहा है? साइन 53। माइनस क्यों? ये दूसरी इक्वेशन। अच्छा एक बात, फर्स्ट इक्वेशन में अननोन कितने थे? तो एक और इक्वेशन बनाई। अब कितने अननोन हो गए? हो गए दो अननोन दिख रहे हैं। अबे तीन अननोन है, आर एक्स आर वाई टी। तीन अननोन है ना, तो यानी कि एक इक्वेशन और लगेगी। कहां से लाएं? टॉर्क जीरो करना पड़ेगा। अब बोले टॉर्क तो हमेशा किसी ना किसी पॉइंट एक्सिस के आउट लिखते हैं, तो किसके अबाउट लिखे हैं? क्या सिस्टम टोटल इक्विलिब्रियम में है? हाँ, तो तुम्हारे मन करे उसके आउट लिख दो, सेम ही आएगा। ठीक है। बोले सर हमारा ज्यादा तो मन नहीं कर रहा, लेकिन आप क्या आउट कर रहे हैं? ये जो हिंज है ना यहाँ पे, एच, एच फॉर हिंज। तो ये बोले सर अबाउट हिंज कर देता हूँ, क्योंकि हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से डिस्टेंसेस यहाँ से नाप आसान है। ठीक है बोले, करता हूँ। हमारा क्या, टॉर्क जीरो करना है, मैं तो कहीं से भी करूँ। तो बताइए, सबसे पहले एमजी का टॉर्क, अरे सबसे पहले तो इसका टॉर्क लिखो। जीरो ही हो गया। क्यों हो गया? उसी पॉइंट से पास हो रहा है। फिर एमजी का टॉर्क बताओ, यहां से यहाँ तक की लेंथ कितनी हुई? और परपेंडिकुलर है ना, तो एल बाई टू। डायरेक्शन क्या लिखूं? माइनस के लिखूं? लिख दी। फिर प्लस एल, टेंशन का कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो कितना हो जाएगा? टी साइन डायरेक्शन बराबर जीरो। ये आ गई आपकी तीसरी इक्वेशन। सवाल खत्म। तीन अननोन, तीन इक्वेशन, हो गया काम। ये हो गया ऐसे। एल टी साइन 53 कितना होता है? सच में? ठीक है। टी बराबर कितना हो गया? 5/8 mg। ये देखो, मस्त टी आ गया। अब क्या करें? टी को फर्स्ट इक्वेशन में रखा, तो आर एक्स आ जाएगा। आर एक्स बराबर टी की जगह रखा, फिर कॉस 53 कितना होता है? अरे कितना होता है यार? हाँ, तो ये आर एक्स आ गया। अब आर वाई तुम छापना स्टार्ट कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वैल्यू रख रहा हूँ। साइन 53 की वैल्यू, साइन 53 की वैल्यू क्या होगी? ये हो गया एम जी बाय टू। तो आर वाई बराबर एम जी बाई टू प्लस में आ गया। अच्छा ध्यान से देखो, आर एक्स प्लस में आ गया क्या? आ गया। आर वाई भी प्लस में आ गया क्या? मतलब तुक्के में सही डायरेक्शन में मान ली थी। आर वाई वो नेगेटिव आते तो इधर हो जाता कंपोनेंट। अच्छा रिजल्टेंट आर कैसे निकालेंगे? हिंज फोर्स वैल्यू कैसे निकालेंगे? आर बराबर अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई। अरे एक काम करो ना, क्वेश्चन क्या लिखा था तुमने? फाइंड टेंशन एंड, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड हिंज फोर्स।
जब निकाल ही लिया है पूरा तो क्वेश्चन में भी लिख ही लो। बताइए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी, दुख, कुछ भी बोलिए। कोई दुख, कोई भी नहीं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स इफ सिस्टम इज इन टोटल इक्विलिब्रियम। ऐसा जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा हो सिस्टम इज टोटल इक्विलिब्रियम, वो इतना भी लिख, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। सबसे पहले एफपीटी, तो एफपीटी तो इसका आसान ही है। दो पॉइंट्स पे टेंशन लग रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और mg लग रहा है। ओ, एक चीज तो मैंने दी है, तुमने कर कैसे रहे हो? अच्छा, इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देख लो, मैं कर रहा हूँ, है ना। ये T1 ले लो, ये T2 ले लो। इसमें फोर्स y में ही लग रहे हैं बस, और कहीं कोई फोर्स नहीं लग रहा। हिंज तो है ही नहीं, हिंज फोर्स कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले एफ नेट बराबर 0 कर दो। किस डायरेक्शन में? y। अब x में तो कुछ है ही नहीं। T1 प्लस T2 बराबर mg। कितने अननोन है इस इक्वेशन में? दो। तो एक इक्वेशन और चाहिए, कहाँ से आएगी? टॉर्क जीरो करके। टॉर्क किसके अबाउट जीरो करना है? जिसके अबाउट मन करे उसके अबाउट जीरो कर दो। अच्छा सर, वो जो पॉइंट जो हमारा मन करेगा वो रॉड पे ही होना चाहिए? नहीं, यूनिवर्स में कहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि मुझे क्या मन कर रहा है इसमें, इस पॉइंट के अबाउट करने का, टॉर्क जीरो करने का मन करना है। इस पॉइंट के अबाउट, जिधर करे उधर कर लो। अच्छा है, नापने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो T1 का टॉर्क तो कितना हो गया? 0। mg कितने लेंथ पे है? L/2। तो L/2 mg माइनस के क्या, प्लस 3L/4 T2 के कैप। 3L/4 क्यों? ये L/4 है, तो यहां से लेंथ, यहां से ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 3L। ठीक है क्या? फिर आंसर आ गया। सॉल्व कर दो इसको थोड़ा सा। mg/L/2 बराबर 3T2L/4। L गया, 2 गया। T2 बराबर 2mg/3। तो T1 भी आ गया फिर यहाँ पे 2mg/3, mg/3। बस हो गया। ऐसे समझ में आई बात? इक्विलिब्रियम के सवालों में क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। एक पहले तो एपीडी बनाओ, 4 0 करो, जो कि हम करते ही थे एनएलएम में, वहां तक तो करते ही थे। पर इस बार हम देख रहे हैं वहां पे करने से काम नहीं चल रहा है, एक अननोन और आ रहा है, तो क्या करें? टॉर्क 0 कर, बस सिंपल। तो अगर देखा जाए तो यहाँ तक का काम तो पहले ही कर रहे थे ना, बस इतना सा नया है। इतना सा, इतना एक लाइन नया है, उसका सॉल्व करनी इक्वेशन, ये तो गणित है। तो ये है रोटेशन। तो एक क्वेश्चन है इसमें, ये जो वॉल है ये तो स्मूथ है, पर ये जो फ्लोर है वो रफ है। यहाँ पे मान लीजिए कि एंगल 37 डिग्री पर एक रॉड रखिए रेस्ट पर। इक्विलिब्रियम में है रॉड, फिसल नहीं रही है रॉड। रॉड का मास m मान लो, लेंथ l ले लो। एंगल मैंने वैल्यू डाल दी, नहीं तो इसको भी चाहो तो थीटा ही ले लो, चलो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द रॉड। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द रॉड। रॉड पर लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करो। रॉड जो है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द रॉड। सबसे पहले एफबीडी बना दे, इसी बना रहा हूं मैं एफबीडी, ठीक है। आप चाहो अलग से बना लिया आपने, कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है। mg सेंटर ऑफ मास पे हमेशा नीचे लगेगा। कांटेक्ट सरफेस ये है, तो नॉर्मल ऐसे आएगा यहाँ पे। ये रॉड कैसे फिसलती अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता? ऐसे फिसलती।
तो फ्रिक्शन पीछे आएगा। ये फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक फ्रिक्शन हो, क्योंकि फिसल नहीं रहा है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल ऐसे लगेगा। लोग रॉड के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगा रहे हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगाना है। और ये वाला नॉर्मल का नाम N1 ले लो, ये N2 ले लो। ठीक, अब आगे सबसे पहले फोर्स बराबर करने हैं, तो एक्स में फोर्स बराबर करते हैं। बताइए एक्स में क्या क्या दिख रहा है, इधर फ्रिक्शन दिख रहा है, उधर N2 दिख रहा है, तो क्या आ गया, N2 बराबर फ्रिक्शन। एक इक्वेशन आ गई। वाई में क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है N1, नीचे दिख रहा है mg, तो N1 बराबर mg। लो एक आंसर तो आ ही गया, N1 बराबर mg, एक नॉर्मल आ गया ना। अब क्या क्या बचा, एक नॉर्मल और बचा। कितना अननोन दिख रहे हैं, तीन, N1 N2 फ्रिक्शन। तो अब एक इक्वेशन और चाहिए, कहां से लाए एक और इक्वेशन, टॉर्क बराबर जीरो करते हैं। कोई दिक्कत है क्या, टॉर्क किसके अबाउट लिखें, बोले सर जिसका मन करे उसका about। किसके अबाउट मन कर रहा है लिखने का, बताइए। हाँ जी, किसके अबाउट आपको टॉर्क लिखने का मन कर रहा है, मुझे तो ना इसके अबाउट लिखने का कर रहा है। उसमें क्या लालच है मेरा, दो फोर्स के टॉर्क नहीं लिखने पड़ेंगे, काम बच जाएगा। तो मैं अबाउट ए टॉर्क लिख रहा हूं। तो टॉर्क अबाउट ए ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, नॉर्मल वन एंड फ्रिक्शन, तो कितना हो जाएगा, जीरो जीरो। अब mg का लिखेंगे, आर एफ परपेंडिकुलर आर हो जाएगा L/2, और एफ परपेंडिकुलर लिखने के लिए mg के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। mg के कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कितना होएगा, mg cos थीटा। अरे होगा ना। हाँ, तो जब जरूरत पड़ी तब कंपोनेंट कर ली, क्या पहले से लिख लिख के रख ली तुमने कंपोनेंट, ये वो तुमने तो सिंपल एफबीडी बनाना चाहिए था। बाद में देखो जरूरत पड़ रही है कंपोनेंट्स की, नहीं पड़ रही है क्या, वो सब ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, ओपी ऐसे माइनस के। अब आ जाइए दूसरे वाले पे, कितनी लेंथ है एल, फोर्स क्या है N2, नहीं N2 का कंपोनेंट लिखना पड़ेगा ना यार, परपेंडिकुलर आर एफ परपेंडिकुलर, क्या यहाँ पे N2 परपेंडिकुलर है क्या आर के, आर तो ये है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट होगा, ये चाहिए हमें, N2 साइन थीटा, N2 साइन थीटा हो जाएगा। और ये डायरेक्शन आएगी के कैप बराबर जीरो। यहाँ से क्या मिला, mg cos थीटा बाई 2 बराबर N2L साइन थीटा। L तो यहाँ पे भी था, L से L कट जाएगा ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सही नहीं लगा। ठीक, L से L कट जाएगा तो N2 बराबर कितना आ जाएगा, mg/2 cot थीटा। बोले सर जो N2 है भाई फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन भी आ गया, लो लगे हाथों, फ्रिक्शन भी आ गया। और N1 तो पहले ही आ गया था, बराबर mg। इस तरीके से आपके सारे आंसर। बताइए क्या डाउट है। चलिए इसमें एक और पार्ट लिख लो छोटा सा, समझना, देखो क्या पूछा है, देखना समझना। मैंने यहाँ रफ दिया है पर ये नहीं बताया कि म्यू कितना है ना, आपको बताना है। फाइंड मिनिमम coefficient of friction so that rod does not slip, मिनिमम coefficient of friction so that rod does not slip। तो कैसे करेंगे, अच्छा ये जो हमने फ्रिक्शन फाइंड किया है, ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, इतना इतना जरूरत है, ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हुआ, मतलब ये फ्रिक्शन जो हमने निकाला है वो कौन सा फ्रिक्शन है, रिक्वायर्ड। किस चीज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है ये, नहीं फिसलने की। मतलब इतना फ्रिक्शन रहा तो रॉड नहीं फिसलेगी। पर फ्रिक्शन कितना हो सकता है, मैक्स तक हो सकता है। अरे हाँ की ना, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन मैक्स, सही बात है। अब फ्रिक्शन रिक्वायर्ड में तो अपन ये रख देंगे mg/2 cot थीटा, और फ्रिक्शन मैक्स क्या होता है, μ × n। और नॉर्मल हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच वाली, तो N1, और N1 किसके बराबर है, mg के। तो म्यू आया, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। तो म्यू की मिनिमम वैल्यू आ गई कॉट थीटा बाई 2।
कम से कम इतना फ्रिक्शन तो होना ही चाहिए, इतना फ्रिक्शन तो होना ही चाहिए, नहीं तो रॉड फिसल जाएगी। ठीक है, आपको गाड़ी लेने जाना है तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड मतलब कितने पैसे लगेंगे, आपके अकाउंट में कितने इतने हैं, तो क्या ज्यादा होना चाहिए बताओ, अकाउंट में पैसे की गाड़ी की कीमत। सिंपल बात है, तो गाड़ी आ जाएगी। वैसा ही है ये। हेडिंग डालिए प्रॉब्लम्स ऑन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। तो ये थीम है बस इक्विलिब्रियम वाले सवालों की, एपीडी बनाओ, फोर्स बैलेंस करो, टॉर्क बैलेंस करो और खत्म करो। ठीक है, अब घूमेंगे, अब इक्विलिब्रियम नहीं है, अब एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। अब कोई भी रॉड या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो हेडिंग डालिए प्रॉब्लम्स ऑन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, एक रॉड है, अभी हॉरिजॉन्टल है रॉड, ये क्या है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, कैसा है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे बताओगे। जैसे मान लीजिए रॉड है ऐसे, अभी तो सपोर्ट कर रखा है इसको रस्सी ने, जैसे ये छूटेगा ये नीचे आएगी रॉड। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, स्ट्रिंग इज कट, फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग इज कट लिखो पहले और फिर फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड अल्फा ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। अब समझना, अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो जो बात मैंने कही थी कि आपका जहां मन करे उसके अबाउट टॉर्क लिख के जीरो कर दो, जीरो क्यों कर दो भाई, इक्विलिब्रियम है ही नहीं। तो इस केस में तो रोटेट होगी रॉड, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन होगा रॉड का। तो ऐसे केसेस में हमेशा हम टॉर्क फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ही लिखेंगे। ठीक है, जहां से भी हिंज होगी कोई ऑब्जेक्ट उसी के अबाउट हम टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क उसी के अबाउट आएगा तो आई भी उसी के अबाउट आएगा, तो अल्फा भी उसी के अबाउट आएगा, है ना। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में एफबीडी बना रहा हूँ, तो आप भी जरा एफबीडी बनवाने में मदद कर दो एक बार। एमजी का लगाऊं, यहाँ क्या लगाऊं, टेंशन नहीं, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग्स, तो बन गया एफबीडी। नहीं, हिंज फोर्स कौन लगाएगा, ये क्या है आपका हिंज, तो हिंज पे हिंज फोर्स आएगा ना यार। अब मैं टॉर्क बराबर जीरो कर दूं क्या, नहीं, अरे याद करो एफबीडी में अपन अल्फा ए भी दिखाते थे, अरे हाँ की ना, नहीं, हाँ, अब आप लिखोगे टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क हम अबाउट हिंज लिखेंगे, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखेंगे, तो आई भी हमें अबाउट हिंज लिखना पड़ेगा और जो अल्फा आएगा वो भी अबाउट एच आएगा। एक बात ध्यान रखना, चलो हाथ क्या नहीं सिखाता हूँ, टॉर्क मैं लिख रहा हूं एच के अबाउट, तो इस सपोर्ट फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, एक अच्छी बात ये भी है, अगर हिंज के अबाउट हमेशा आप टॉर्क लिखोगे तो हिंज फोर्स का टॉर्क तो जीरो ही आएगा, अरे हाँ की ना। फिर लिखना है एम जी का टॉर्क L/2 mg, डायरेक्शन, डायरेक्शन माइनस के कैप, नहीं, आप समझो जब आप ब्लॉक में लिखते थे ना ऐसे, याद करो, अगर एक्सेलरेशन नीचे होता था तो हम नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के एम जी माइनस एफ लिख देते, अरे हाँ की ना। आप यहाँ तो ऐसा नहीं करते थे ना कि एम जी तो नीचे है तो माइनस जे कैप लिखो, लिख सकते हो, वो गलत नहीं है, पर लिखते नहीं थे, ऐसे आसान पड़ता है, जिधर एक्सेलरेशन वो डायरेक्शन पॉजिटिव मान के नेट फोर्स लिख दो, अरे हाँ की ना। सेम तरीका या सेम कन्वेंशन हम यहाँ भी यूज करेंगे, जो भी अल्फा की डायरेक्शन होगी वही पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, अल्फा की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे क्लॉकवाइज, और एम जी का टॉर्क आएगा वो भी क्या आएगा क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, अरे हाँ की ना। अल्फा की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे, जिधर भी अल्फा को मान लो, अल्फा में इधर मान लेता तो फिर वो वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता और एम जी का टॉर्क नेगेटिव ले लेता। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट जो वहां लिखते हैं यहाँ पे भी, तो अगर एक्सलेशन नीचे तो एम जी माइनस एफ लिखते हैं ना, और यही एक्सलेशन अगर ऊपर हो जाता तो एफ माइनस एम जी लिखते हैं, अरे हाँ की ना। सेम अपन यहाँ करेंगे, टॉर्क लिखते वक्त जिधर अल्फा वो डायरेक्शन पॉजिटिव है, आई क्या लिखेंगे, अल्फा आंसर आ जाएगा, अल्फा कितना आ जाएगा बताइए, अल्फा आ जाएगा आपका, एक एल गया, एम गया, 3g/12, ये अल्फा।
इसको लिखो और एक और पार्ट लिखो। तो ये कन्वेंशन हम वैसा ही रखेंगे कि अल्फा की डायरेक्शन पॉजिटिव, वो लिखना आसान रहेगा। जिस डायरेक्शन में अल्फा रहेगा वो डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान लिया करेंगे। तो बहुत मजा आ जाएगा अपन को, जैसे अपन को एनएलएम में आया था। अब एनएलएम की बीबी 3 स्टार्ट हो गई है, मतलब कुल मिला के बात ये बीबी 2 कंप्लीट हो गई है। बीबी 2 में इक्विलिब्रियम वाले सवाल थे, वो हो गए हैं। अब एक्सेलरेशन वाले, तो इसमें अब एंगुलर एक्सेलरेशन वाले सवाल आ गए। अरे समझे? तो घर जाके तो आपने पढ़ाई होगा, जब मैंने कहा था बीबी 2 रिवाइज करना, तो अब बीबी 3 भी रिवाइज कर लेना। चलिए, इसमें सेकंड पार्ट लिखते हैं कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACOM ऑफ रॉड। शॉर्ट में लिख लो, फाइंड ACOM ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। रॉड कौन सा मोशन कर रही है? सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं, कौन कौन से? एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। जैसे मान लो यहाँ पे रॉड घूमेगी, रॉड का अल्फा तो ऐसा आ जाएगा, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास के पास दो एक्सेलरेशन होंगे रॉड का। रॉड जब घूमेगी तो सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा? ऐसा सर्कुलर मोशन होगा ना? अरे हाँ कि ना? तो इसके दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जिसको हमने AT कह दिया, और एक सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल डायरेक्शन। अच्छा, अभी रस्सी को जस्ट काटा है, जस्ट काटा है इसका मतलब अभी रेस्ट पे ही होगी। ओमेगा कितना हो जाएगा? 0। अगर ओमेगा 0 हो जाएगा तो AC बराबर ओमेगा स्क्वायर L/2, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, केवल AT आएगा। और AT बराबर कितना होता है? L/R। R बेसिकली क्या है? उस पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। वैल्यू डाल देता हूँ। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अभी अभी निकाली हमने, 3G/12 इंटू L/2। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा 3G/4। और यही एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास हो जाएगा, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करोगे। अरे ऐड करोगे ना यार, ऐड करोगे तो वो तो 0 है। और यार, तो एक्सेलरेशन सेंटर मास किस डायरेक्शन में आ जाएगा? केवल नीचे की डायरेक्शन में इस इंस्टेंट पर, और हमेशा बदलते जाएगा। अच्छा, जैसे ही इस रॉड के पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि जब गिरेगी तो आ जाएगी ना, तो उसके बाद फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हमें लगाना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है? सर्कुलर मोशन करते हुए एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन, जो कि सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल का वेक्टर समीशन होगा। इसमें एक पार्ट और है, लेकिन एक पार्ट और, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ हिंज फोर्स। या मैग्नीट्यूड ही क्यों, फाइंड हिंज फोर्स। डायरेक्शन भी बता देना, और इस पे 5-7 स्टार लगा लेना। जब भी हिंज फोर्स सवाल में पूछा जाएगा वो सवाल अच्छा होगा, ये मतलब एकदम फिक्स बात है। हिंज फोर्स निकालना हमेशा कठिन पड़ता है, आप लोगों को नहीं, आम लोगों को बात कर रहे हैं। आओ, तो आपने क्या किया? एफबीडी बनाया मस्त रॉड का, बोले ठीक है बना देंगे। रॉड के एफबीडी में नीचे क्या लगाया? mg। इधर क्या लगाया? r। अब आप एक बात बताओ, अगर टॉर्क की इक्वेशन लिखूंगा तो वो तो हिंज फोर्स के टॉर्क को 0 कर देगा, तो इक्वेशन में नहीं आएगा तो आंसर कहां से आएगा? तो इसका मतलब टॉर्क नहीं, अब फोर्स से काम चल। इसमें हम लगाएंगे एफ नेट बराबर ma सेंटर ऑफ मास। बोलो ये तो घूम रहा है पर प्योर रोटेशन हो रहा है, इसमें भी आप एफ नेट बराबर ma लगा सकते हो। हाँ लगा सकते हैं, कहीं कोई मना ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे? तो बोले एफ नेट बराबर एम में लगाते तो एक्स में अलग लगाते हैं, वाई में अलग लगाते हैं। तो मान लीजिए इसका एक कंपोनेंट है एक्स में आर एक्स, और एक कंपोनेंट है वाई में आर वाई। एफबीडी बन गया। पर एक्सेलेरेशन भी तो दिखाते हैं। किसका एक्सेलेरेशन? आप याद करो, एफ बराबर एम में एक किसका होता है? सेंटर ऑफ मास। तो हमें सेंटर ऑफ मास के एक्सेलेरेशन से मतलब है बस। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन निकाला था हमने, किधर आया था? नीचे आया था। कितना आया था? है जी? हाँ, एक्सेलेरेशन सेंटर मास नीचे आया था, और कितना आया था? 3G/4। ये ए है, ACOM। सेंट्रीपिटल वाला तो कुछ था नहीं। तो सबसे पहले एक्स में लिखो इक्वेशन, तो बोले एक्स में क्या लिखो, कुछ है क्या? आर एक्स है बस। आर एक्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं,
तो बेसिकली जो हिंज फोर्स है उसका एक्स कंपोनेंट तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन में लगाते हैं। क्या लिखूं इक्वेशन, बताओ वाई डायरेक्शन क्या लिख रहा हूं मैं, एफ नेट बराबर एम ए सेंटर ऑफ। तो जरा मुझे रॉड पे वाई डायरेक्शन में एफ बराबर एम ए लिख के दिखा दो। वेरी गुड, एक्सलेशन नीचे है, एम जी माइनस आर वाई इज इक्वल टू एम ए सी ओ एम, 3 g/4। ये आर वाई आ गया, तो आंसर भी आ गया। तो ये कितना हो गया, आर वाई इज इक्वल टू एम जी बाई 4, और आर एक्स क्या है, 0, तो यही आंसर भी हो गया। और आर वाई पॉजिटिव आया, मतलब ऊपर लगेगा, इस तरीके से लिख लो। अब इस पूरे क्वेश्चन में किसी को डाउट तो पूछो, 3 पार्ट है। तो पता है आपको एक बात, अगर मैं क्वेश्चन में सीधे ये पूछ लेता फाइंड हिंज फोर्स, तो आपको फ्री में पहले अल्फा निकालना पड़ता, फिर एसीओएम निकालना पड़ता, और फिर ये आता। इसलिए कठिन है। समझ में आ रही बात? क्योंकि आपसे पूछेगा फाइंड हिंज फोर्स, आपको हवाई नहीं लग रही, क्या करूं? क्योंकि अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्या तो लगा कि यहाँ पहले अल्फा निकाल लिया, फिर अल्फा से एसीओएम अल्फा आर करके निकाल लिया, हाँ ठीक है। फिर अगर एक्सलेंस सेंटर मास पता लग गया तो एफ बराबर एम ए लगा दिया। अरे हाँ, लेकिन मानो आपसे सीधे पूछते तो आपको ये सोचना था, पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, अल्फा से ए सेंटर ऑफ मास आएगा, ए सेंटर ऑफ मास से फिर एफ बराबर एम ए लगा के आर आएगा। तो इसलिए कठिन है अगर डायरेक्ट पूछ ले तो। ठीक, अब कोई डायरेक्ट पूछ ले तो काम शुरू से ही करना पड़ेंगे सारे, ये नहीं कि आप डायरेक्ट यहीं बैठे रहो सर क्या करूं। डायरेक्ट ये नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लिखिए। एक रॉड रखिए वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जिसमें रॉड अगर छोड़ेंगे तो ऐसे घूमेगी। तो क्वेश्चन यही है कि रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम गिवन इंस्टेंट, जब ये 60 डिग्री पर है वहां से रॉड को छोड़ा है, तो आपको इसी मोमेंट पर इसका अल्फा बताना है। फाइंड अल्फा ऑफ रॉड एट दिस इंस्टेंट। करो, फाइंड अल्फा ऑफ रॉड एट दिस इंस्टेंट। तो बेसिकली क्या तरीका होता है अल्फा निकालने का, भाई एफबीडी बनाओ, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट टॉर्क बराबर आई अल्फा लगाओ, बस हो गया, आ गया अल्फा। एफबीडी बनाओ, टॉर्क बराबर आई अल्फा लगाओ। इक्विलिब्रियम में क्या करते थे, एफबीडी बनाओ, टॉर्क बराबर 0 पर लगाओ। अरे हाँ कि ना, और साथ में एफ बराबर 0 भी लगाओ। यहाँ पे भी लगा सकते हो एफ बराबर एम ए, अगर कुछ ऐसा पूछा है, जैसे यहाँ पे हिंज फोर्स पूछा था तो लगाया। नहीं जरूरत है, सिर्फ अल्फा निकालना है, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा से भी काम हो जाएगा। तो एफ बी डी बनाओ, टॉर्क बराबर अल्फा लगाओ, अल्फा आ जाएगा। सबसे पहले एफ बी डी बनाओ। कैसे बनेगी एफ बी डी, यहीं पे बना दूंगा, चाहो तो आप अलग से बना लेना। नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा। अरे सही है क्या, हिंज फोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन मैं टॉर्क किसके अबाउट लिखूंगा, हिंज के अबाउट लिखूंगा, बराबर आई एच अल्फा। टॉर्क बराबर क्या लिखूंगा, इसका टॉर्क तो खत्म। अच्छा, जब इसको छोड़ूंगा मैं तो कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा ना, ऐसे। और एम जी का टॉर्क भी कैसे आएगा, ऐसे। तो एम जी का टॉर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही ले लेंगे, एक जना ही है। ऑब्वियसली जिधर टॉर्क आएगा उधर ही अल्फा आएगा। टॉर्क क्या लिखूंगा, L/2, लेंथ तो L/2 हो गई, लेकिन एम जी का क्या करना पड़ेगा, कॉम्पोनेंट, एम जी कॉस 60, डन, बराबर आई क्या लिखूं, ml² बाय 3, बस। एल्फा बराबर कितना आ गया, कॉस 60 कितना हो गया, 1/2, तो 3/4, एम कट गया, G/L। कितने लोगों ने यहाँ पे आई को ml² बाई 3 साइंस पर थीटा लिखा, तुम्हें पता है? वो तब होता है जब रॉड ऐसे घूमती है, ऐसे। इसके घूमने में और इसके घूमने में अंतर नहीं दिख रहा है जी? हाँ, ये ऐसे ही तो घूमना है, ये घूमना है। इस एक्सिस को पढ़ना क्या पढ़ोगे, परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू द वन एंड, ml²/3। अबे तुमने एक्सिस ये बानी है,
ये एक्सिस नहीं है, ये एक्सिस है। नहीं समझ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। अभी तक मैं चौथी क्लास में सवाल करा रहा हूँ, सबने एमएलएस करवाई थी, साइंस पे थीटा लिखना है, इस बार सभी गंवा रहे हैं। खैर, इस बार रॉड को प्लेन में रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है रॉड। हाँ, और हिंज कहाँ पे है? मिड पॉइंट पे। इसका मास m है, लेंथ l है, और एक फोर्स लगाया है F, जो कि हिंज से L/4 की डिस्टेंस पे है। और क्वेश्चन है कि F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रॉड, force is always perpendicular to the rod, then find then find angle rotated by the rod in time t after the motion starts। चलिए, कैसे करेंगे बताओ, सोचना है हमें। क्या निकालना है कि रॉड कितना घूमेगी, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब काइनामेटिक्स, मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालना है। अब अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आया तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, और अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन वेरिएबल आया तो हम इंटीग्रेशन वगैरह लगा देंगे। मतलब कुल मिला के निकालना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे आएगा? टॉर्क बराबर आई अल्फा से। अरे हाँ कि ना, उससे पहले क्या करनी पड़ेगी? एफबीडी बनानी पड़ेगी। एफबीडी बताओ, एमजी किधर लगेगा? एमजी किधर लगेगा? एमजी तो नीचे लगता है, पर ये हॉरिजॉन्टल टेबल है तो एमजी इसके अंदर लगेगा। समझ गए? यही मतलब है हॉरिजॉन्टल टेबल, कि एमजी इस बार नीचे नहीं लगेगा, अंदर लगेगा। ऊपर से देख रहे हैं टेबल पे रॉड को घूमते हुए। अब आप टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखोगे, लेकिन टॉर्क किसके अबाउट लिखोगे? हिंज के अबाउट। आई किसके अबाउट लिखोगे? हिंज के अबाउट। अल्फा लिखोगे। बताइए टॉर्क कितना लिखूं? टॉर्क में ये कहा गया है कि फोर्स हमेशा रॉड के परपेंडिकुलर है। जब ये रॉड घूम के ऐसी हो जाएगी तब भी फोर्स परपेंडिकुलर है। फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है, तो फोर्स का टॉर्क हमेशा कितना रहेगा? L/4 × F। अरे हाँ कि ना, आई कितना रहेगा? ml² / 12 × अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया? 3F/ml। अच्छा, ये अल्फा जो आया कांस्टेंट आया कि वेरिएबल आया? कांस्टेंट आया, तो आप सिंपली क्या लगा सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल 0 है क्योंकि बोला आफ्टर द स्टार्ट, हाफ 3F/ml × टी स्क्वायर। तो थीटा रोटेटेड आ गया 3F/t² / 2ml। ये आंसर हो गया। ऐसे समझ में आया? अभी हम और करेंगे फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन पे खूब सारे सवाल। अभी तो पुली सिस्टम पढ़ना बाकी है, ब्लॉक पुली सिस्टम, और अभी तो सब कुछ है। पर बीच में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एनर्जी कंजर्वेशन सीखेंगे, फिर हम मिक्स करके सवाल किया करें, पुली सिस्टम में एनर्जी डाल के मस्त खिचड़ी बनाएंगे। प्रॉब्लम्स ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, जल्दी से बताइए एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट का यूज कब करते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन हम तब लगा सकते हैं जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, दोबारा सुनो, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो हो किसी सिस्टम पर, तो हम उस सिस्टम में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे एक रॉड है, रॉड को वापस से रस्सी से बांधा है। क्वेश्चन ये है कि इफ string is cut, then find angular velocity of the rod when it becomes vertical. If string is cut, if string is cut, then find angular velocity of the rod when it becomes vertical. सुनिए, सबसे पहली बात,
ये क्वेश्चन इसके इक्विवेलेंट जैसा है कि एक रॉड है, सॉरी रॉड नहीं, एक रस्सी है, रस्सी पे बॉब है, बॉब को छोड़ दिया, बॉब घूमते हुए नीचे आया, तो यहाँ पे स्पीड बताओ। ये वैसा ही सवाल है। तो क्या इस क्वेश्चन में हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाते थे क्या? यस, लगाते थे, क्योंकि वर्क डन कौन कर रहा है? टेंशन एंड एमजी। टेंशन का वर्क डन तो वैसे ही जीरो हो रहा है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो हो गया, एमजी का वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन, इसलिए लगा सकते हैं। यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? बोले सर जैसी रस्सी काटी ये नीचे जाएगा, तो फोर्स लग रहा है इसमें भी, एक तो एमजी लग रहा है, एक हिंज फोर्स लग रहा है। बोले हिंज फोर्स लग रहा है ना, फिर अब क्यों लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन? तो आपके पहले पेज पे देखना जाके, वर्क पावर एनर्जी लिखा है वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वहां पे एफ का मतलब होता है फोर्स, और एस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एस है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट। तो हिंज फोर्स कहां लग रहा है? हिंज पर। जब पूरी रॉड नीचे आएगी हिंज फोर्स वही रहेगा, हिंज फोर्स ने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। हिंज फोर्स ने मतलब उस पॉइंट ने जहां पे हिंज फोर्स लग रहा है। आप बोलोगे सर रॉड तो नीचे आई ना, हाँ आई, पर वो डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है। बोले सर आज तक तो होता था, आज तक पॉइंट मास होता था। आज तक क्या होता था? पॉइंट मास। तो बॉडी चलती थी तो पूरी चलती थी, पर अब पॉइंट मास नहीं है, रॉड लंबी है। तो रॉड का वो पॉइंट जहां पे हिंज फोर्स लगेगा उसने डिस्प्लेस नहीं किया, तो हिंज फोर्स का वर्क डन क्या हो गया? जीरो। अब आगे, अब होती कहानी शुरू। सबसे पहले क्या करना है? फाइनल सिचुएशन ड्रॉ करनी है। सर फाइनल सिचुएशन क्या होगी? सर फाइनल सिचुएशन ये होगी जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी। अरे हाँ कि ना? यहाँ पर पहुंचते पहुंचते इसके पास कुछ ना कुछ ओमेगा आ जाएगा, यही ओमेगा हमें निकालना है। सेंटर ऑफ मास का क्या हाल हुआ? सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, फिर सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया। अरे आ गया क्या? अब ध्यान से सुनिए, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। चार चीजें लिखनी है और 100% सवाल कंप्लीट हो जाएगा। जरा सोच के बताइए, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे रिजिड बॉडी की? बोले सर आपने तो दूसरे पेज पे पढ़ा दिया था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर की, कि रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो दूसरी लाइन में लिखा दिया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी इज एम जी एच सेंटर ऑफ मास। देखो आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं रिजिड बॉडी के सेंटर, पहले दूसरे पेज पे। आइए आइए आइए, अगर रस्सी को जस्ट काटा है तो यहाँ पे तो ओमेगा क्या होगा? जीरो। तो मुझे बताइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूं? वेरी गुड, बहुत सोच के आपने एकदम सही बताया। नहीं बताया? जीरो क्यों आया? हाँ ओमेगा जीरो है ना। 25% सवाल हो गया आपका जीरो लिखते ही, पता है आपको? चार चीजें लिखनी थी, एक लिख दी आपने। पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल या स्प्रिंग दिखनी रही। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं आप बताएंगे जरा? ऐसे बोलो, सबसे पहले रेफरेंस लाइन मानो सर, बोलो। हाँ वेरी गुड, सही बताया आपने। रेफरेंस लाइन कहाँ मान ले? जहां मन करे वहां मान लो सर, ऐसे बोलो। तो रेफरेंस लाइन मान लीजिए आपने, यही मान ली। अरे मान ली क्या? तो अब बताइए, जब रॉड यहाँ पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? फॉर्मूला बोलो, एम जी एच सेंटर ऑफ मास। एच सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर ऑफ मास की हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। हाँ वेरी गुड, सही बोला आपने। और ये 50% हो गया, एक जीरो और लिखते आपका 50% सवाल हो गया भाई साहब। समझ में आ रही बात आपको? जीरो की ताकत। अभी देखो इधर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या लिखूं? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ हाफ हो गया। फिक्स्ड एक्सिस क्या आउट आई एम एल स्क्वायर बाई 3 हो गया, और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का जो कि हमें फाइंड करना है। बताइए यू फाइनल क्या लिखूं? बताओ बताओ। वेरी गुड। देखिए, बोले सर पोटेंशियल एनर्जी, सेंटर ऑफ मास नीचे चला गया, एम जी एच सेंटर मास फॉर्मूला होता है। सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लाइन के नीचे की ऊपर, तो माइनस में आएगी। कितना नीचे है? तो ये आ गया माइनस एम जी, और यहां से सॉल्व करके ओमेगा निकाल लो। ये आपका 100% सवाल हो गया। ये लग गई क्या? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में बस दो ही टर्म लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी जो कि होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जो कि होगी एम जी एच सेंटर ऑफ मास। एच सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? रेफरेंस लाइन से सेंटर ऑफ मास की हाइट, अगर ऊपर है तो प्लस में, नीचे है तो माइनस में।
बस आज इतना ही। बिगिनर बॉक्स 2 होमवर्क में है।